सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो हमारा चल रहा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसके लिए। एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमारा प्लेन चल रहा था टॉपिक, उसका आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका था पिछले कुछ लेक्चर से। मैं आपके साथ इसके जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो आपको मैं अभी तक करा रहा था। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं उन्हें कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपना देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड होगा, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर होने वाला है। फिर उसके बाद हम स्फेयर पे जाएंगे, फिर कोन, फिर उसके बाद सिलेंडर, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, फिर पैराबोलाइड और कॉनिकॉइड्स। ये चीज़ें करके ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ये बुक फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। प्लीज़ 8 से 10 मिनट का समय इसके लिए लें और इसे खुद ट्राई करें और इस क्वेश्चन को कर लें। सोचें कि आपके एग्जामिनेशन में आ रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेता हूँ कि आपने पॉज करके देख लिया होगा और आपने कर दिया होगा जो कुछ आप कर सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर ए बी सी इज प्लेस्ड so that the middle points of the sides are on the axis, show that the length alpha beta gamma intercepted on the axis are given by। ये क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है कि यार एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ठीक है जी, समझ में आ गया। बोल रहे कि अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर ए बी सी, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं वो ए बी सी हैं। इस प्लेस सो दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स, एक सेकंड ना, बाल सही लग रहे नहीं लग रहे, देखना भी तो पड़ता है यार। हाँ, a triangle the length of its sides are ABC is placed so that the middle point of the sides are on the axis। यानी कि जो ट्राइंगल है ना उसके मिडिल पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस में लाई कर रहे हैं। एक्सिस इज ऑब्वियसली एक्सिस, आप प्लीज ध्यान से देखें, AXES प्लूरल फॉर्म, यानी XYZ तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं एक बारी के लिए आपको समझाने के लिए बोलूँ कि वो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं और लेट से मैं इनको नाम दे रहा हूँ DEF, आप बोलोगे ऐसा क्यों यार, और दिन तो आप ABC बोलते थे। मैं कुछ सोच के लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है आप ये लिखो, आपका जो मन हो वो लिख लो, लेकिन मैंने ये लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, आखिर ये हो क्या रहा, पहले आपको समझा तो दूँ। देखो इधर, यानी कि वो 3 पॉइंट एक्सिस पे कट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। देखो क्या होता है ना कि जैसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जैसे इस ट्राइंगल का नाम ABC है, उसके मिडिल पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि ये एक मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, एक मिड पॉइंट इसका यहाँ पे होगा, एक मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। ये ट्राइंगल ऐसा कुछ नहीं है कि आइसोसेलेस है, ऐसा कुछ है, कोई कंडीशन नहीं है, ये एक जनरल टाइप का है। थोड़ा सा रुकना प्लीज़ यार, सॉरी यहाँ आप बोल लोगे कर क्या रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो ये हो गया। अभी उसके बाद ना यहाँ से लेके यहाँ तक DEF ये 3 पॉइंट हो गए। जनरली हम ऐसे ही कहते थे बचपन में, तो आदत अभी तक डली हुई। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में ऐड करता हूँ तो बीच में ट्राइंगल टाइप का बनता है ना। ये जो बीच में ट्राइंगल बना हुआ उसकी बात है, वो दिख रहा है आपको DEF। पूछो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो ABC हैं, सो दैट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर ऑन द एक्सेस। इस तरीके से हो कि ये तीनों की तीनों चीजें एक्सेस में लाई करें। अब आप बोलोगे ट्राइंगल है कहाँ असलियत में, बना के दिखा सकते हो? मैं बोलूंगा हाँ यार, बचपन से तो मैं आर्टिस्ट ही था, बचपन में गलती से मैथ्स पढ़ ली। देखो क्या होगा कि अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको ड्राइंग का टिप दे रहा हूँ आपको, कि जब ये वर्टेक्स इसका एक अकेला ऐसा है ना, तो इसका इन्वर्टेड टाइप का ट्राइंगल बनता है इसके अंदर। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? कि अगर ये ट्राइंगल ऐसा बना हुआ ना, तो इन्वर्टेड टाइप का जो ट्राइंगल होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप बोल रहे नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो ये मैंने सिर्फ आपको आर्ट का टिप दिया, मैथ्स का कोई टिप नहीं था, ये आर्ट का टिप था जो मैंने आपको भी दिया थोड़ी देर पहले। ये समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, समझ गए आप। लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है, ये ट्राइंगल अभी बहुत अच्छा नहीं बना। पूछो क्यों नहीं बना? क्योंकि खास बात होती है कि जब दो मिडिल पॉइंट को हम जोड़ते हैं ना, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होना चाहिए। जैसे DE पैरेलल है BC के, जैसे कि EF पैरेलल है AB के, जैसे कि DF पैरेलल है AC के। यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से जो लाइन बनती है, दैट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब अगर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा बहुत, अब क्योंकि फिगर अपना रफ टाइप का है, वैसे बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि हमने अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन हमें बनाना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके मैं पैरेलल टाइप का बनाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी, वरना बने तो बने, वरना मैं मान के चल लूँगा। मैथ्स तो आपको पता है बचपन से मानने का ही खेल है। तो कुछ कुछ मैंने थोड़ा बहुत ऐसा मान लिया, बन रहा तो ठीक है, लग रहा तो आपको ठीक है, नहीं लग रहा तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ वो पैरेलल है। ये है वो चीज़ ABC, मतलब ज़रूरी नहीं है आप इन्हें ABC बोलो, लेकिन मैंने बचपन का यादें ताज़ा कर दी और क्या। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेंथ है पूरा ये A है, ये लेंथ पूरा B है, ये लेंथ पूरा C है। उसके अंदर के मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट F सपोज किया मैंने AB का मिड पॉइंट D सपोज किया, मैंने BC का मिड पॉइंट E सपोज किया है। और इन तीनों पॉइंट जो है एक्सिस में पाए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा।
अब क्वेश्चन बोल रहा कि उस हिसाब से ये बताओ कि भैया शो दैट द लेंथ अल्फा बीटा गामा इंटरसेप्टेड ऑन द एक्सिस आर गिवन बाय, यानी कि वो कह रहा कि यानी कि उसने कहीं ना कहीं अल्फा बीटा गामा मान लिया लेंथ को, यानी कि कहीं ना कहीं उसने इस पॉइंट को अल्फा कॉमा 0 0 मान लिया होगा, इस पॉइंट को उसने कहीं ना कहीं 0 कॉमा बीटा कॉमा 0 मान लिया होगा, और इस पॉइंट को उसने 0 कॉमा गामा मान लिया होगा। मतलब मान लिया उन्होंने, उनके मुझे हरकतों से लग रहा है ऐसा कि मान लिया उन्होंने ऐसा। देखो आप क्वेश्चन में अब बोल रहे कि अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें टर्म्स जो गिवन है दे आर ओनली ABC ट्राइंगल की साइड्स। अब वो पूछ रहे कि अल्फा बीटा गामा कितना होगा, बेसिकली वो इन टर्म्स ऑफ ABC यानी साइड ऑफ ट्राइंगल पूछना चाह रहे हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं है, 0 क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटी सी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी 7th क्लास की यूज हो रही है, सब जानते हैं वो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये DE के बारे में और BC के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब जानते हैं वो ये कि DE मस्ट बी पैरेलल टू BC, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जान जाओ आज से, कि हाफ ऑफ BC होना चाहिए। थोड़ा बहुत देखने से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ऐसे ही होता है कि जो ये BC है दिस इज जस्ट ट्वाइस ऑफ DE। ऐसी थ्योरम हम बचपन में प्रूव वगैरह करते थे यार, बहुत दिक्कतें होती थी, उससे अच्छी तो मुझे बाद में मैथ्स लगने लगी, उन दिनों बड़ी टफ लगती थी यार मैथ्स थ्योरम वाली। तो कहने का मतलब वही है, अब आप बोलोगे वो तो अभी भी UPSC में है, तो अभी वाली प्रूविंग अच्छी है, वो लीनियर अलजेब्रा मॉडर्न अलजेब्रा वो फिर भी सही है। तो समझ में आया दो प्रॉपर्टी कौन सी भी, कि DE जो है उसका वो हाफ होता है, मतलब DE नहीं, मतलब जो भी मिड पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली हाफ होते हैं थर्ड साइड के और पैरेलल होते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं बातचीत करूं, अब आप समझ गए इस ट्राइंगल को, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी, अब इनको हम हटा देंगे यहाँ से। देख रहे हो हेल्प करने वालों के साथ क्या करते हैं हम, हटा देते हैं उन्हें देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम यहाँ पे कि FD जो है मतलब एक बात मैं बोल रहा हूँ आपसे कि FD क्या होगा, उस हिसाब से जो BC होगा उसका हाफ होगा ना यार। एक बात मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि जो FE होगा इसी तरीके से, या EF जो भी आप बोलो, ये वाला ये क्या है बेसिकली, ये इसका और इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो थर्ड साइड कौन सी है, ये वाली AB। लग नहीं रहा फिगर में पैरेलल, लेकिन वो पैरेलल होगी ना, मैंने तो ऐसे ही बना रखा रफली। तो ये AB/2 होगी अपने ठीक सामने वाली थर्ड साइड के आधा। तीसरी कौन सा बच गया, ED, DE ED जो भी कहना कह लो। DE कौन है, ये BC और AB नाम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो उसके ठीक सामने जो लगभग पैरेलल लग भी रहा है AC/2 है। ये एक छोटा सा रिलेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि यार AB को मैं थोड़ी देर के लिए A टाइप का बोल देता हूं, BC को मैं B टाइप का बोल देता हूं, और CA को मैं C टाइप का कह देता हूं, मतलब ऐसे कहते नहीं हम बचपन में, वैसे वाला कह रहा, आज तो पूरा बचपना ही चल रहा हमारा इसमें, ठीक है ना। ABC गिवन था ऊपर पे, तो किसी को भी कुछ भी कह लो, थोड़ा अच्छा रहेगा कि AB BC CA के पैटर्न में चल रहे हो। चल गए हम, अब क्या करें आगे, अब कुछ नहीं करना, अब तो बस हो गया क्वेश्चन, अब क्या करोगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है क्वेश्चन ने बोला क्या था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहे कि अच्छा इंटरसेप्ट की बात आ गई थी, इंटरसेप्ट आई थी तो ट्राइंगल बना था, तो क्या आप नहीं समझ पा रहे कि x/α + y/β + z/γ विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। उस प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, यही तो हो गई। बोलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। लेकिन जरूरत पड़ रही कोई कुछ खास, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हो जाएगा हमसे। कैसे हो जाएगा, अगर आप एक छोटी सी बात को समझे जरा, कि अगर मैंने जो बात लिखी हुई है ना ऊपर, अगर मैं इसी को वैलिड करवा दूं तो क्या काम बन जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि FD कौन है, FD कौन है, प्लीज ध्यान से देखिए। FD के हम निकाल सकते हैं, FD इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये α0 0 पॉइंट है कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने कभी, तो बस लगा दो FD के प्लेस पे लगा दो। FD कितना हो जाएगा, α - 0 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, 0 - गामा का स्क्वायर। मुझे समझ में यह आ रहा है कि α² + γ² बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। पता नहीं भैया आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया लेकिन मैंने, और ये हो गया जस्ट b/2 के इक्वल। इसी तरीके से बाकी जो 3 मैंने कंडीशंस रखी है उनको भी मैं 1 by 1 फिल करा देता हूँ। FE का है, FE है 2 पॉइंट के बीच में, 0 0 का कुछ नहीं होगा, β0 का β² हो जाएगा, γ0 का γ² हो जाएगा, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे स्क्वायर होना है। ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, एंड दैट इज इक्वल टू FE वाला किसके इक्वल हमने माना था, a/2 के। लास्ट तीसरा बच गया। तीसरे का नाम क्या है, वैसे तो आप पैटर्न समझ गए कि अल्फा गामा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा होना चाहिए पैटर्न, लेकिन अब देख लेते हैं कि है क्या। DE में α0 तो α², 0 बीटा β² तो α² β² बन रहा है, यानी α² β² बन रहा है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू c/2। बोलो तो हो गया यार, अब क्या करें, अब तो अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो हमारे पास समझ में आया कि α² + γ² इज इक्वल टू एक तरह से हो गया b²/4, शायद यही हुआ है, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया ना α² + b²/4। इसी तरीके से क्या हो गया, β² + γ² इज इक्वल टू कितना हो गया, एक सेकंड ना, याददाश्त थोड़ी कमजोर है, a/2 तो a²/4। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना मैथ्स लगा लेंगे पैटर्न वाली,
ये c²/4 ही होगा। आप पीछे से चाहो तो चेक भी कर लो, ये देखो, आपको नहीं, खुद चेक कर रहा मैं, आपको पता है ये स्टाइल होती है हमारी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ना मुझे क्या करना था, अल्फा बीटा गामा ही तो चाहिए, बहुत आराम से निकल जाएगा यार, क्योंकि आपको नहीं लग रहा कि मैं तीनों को ऐड कर दूं तो आई विल गेट दिस α² + β² + γ²। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो तीनों को ऐड करने से 1/4 आई कैन टेक इट एज कॉमन, a² + b² + c² आ गया। तो मुझे शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि α² + β² + γ² इज नथिंग बट इक्वल टू 1/8 टाइम्स a² + b² + c²। हमें चाहिए क्या, हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए, क्या मिल गया? अरे ऐसे चीज़ें तो हम बचपन में करते थे यार, देखो आज फिर बचपन आ गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें सच में बचपन वाली हैं जो आज के इस क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब क्या करोगे, देखो कुछ भी कर लो, इसको चाहो तो 1 कह लो, 2 कह लो, 3 कह लो, किसी को भी घटा दो इसमें से, इसमें आप चाहो तो इसे a बोल दो, a में से माइनस कर दो किसी को भी, क्योंकि जैसे ही मैं α² β² γ² में से अगर मान लेता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ किसी को भी, चलो पहली को ही कर लेता हूँ, क्या नहीं लगता आपको बीटा निकल जाएगा? क्योंकि सोचो एक बारी के लिए थोड़ा सा कि a में से मैंने इक्वेशन 1 को हटा दिया तो α² + γ² α² + γ² कट जाएंगे, सिर्फ यहाँ β² बच जाएगा ना, और यहाँ की जो चीज़ है उसमें से उसको माइनस कर दो, a² + b² + c² 8, और उस तरफ का क्या माइनस का b²/4 है ना, तो 2b²/8 बोल दूँ क्या कैलकुलेशन? अब सिंपल क्या बच रहा, a² + c² माइनस का b² / 8 बच रहा। अगर आप थोड़ा पैटर्न वगैरह चीज़ों पे भरोसा रखते हो तो ठीक, वरना कैलकुलेशन कर लेना, मैं तो करता हूँ भैया भरोसा। मुझे समझ में आ गया कि β² इतना निकल रहा है, तो α² देखो मुझे कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि पैटर्न बन रहा है a² c², बीटा है तो b नेगेटिव में हो गया, तो अल्फा है तो कौन नेगेटिव में होगा इस बार, a। बाकी आप करके देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप ऐसे ही करो, आप प्रॉपर करना, मैं एग्जाम में होता वैसे मैं करता प्रॉपर, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a² + b² - c², आप पैटर्न समझ तो नहीं पा रहे, प्लीज़ नहीं समझ पा रहे तो कैलकुलेशन करो हर बार, हाँ यहाँ पे हर बार कैलकुलेशन करो। मुझे मिलेगा अल्फा बीटा गामा, यही तो चाहिए थे। अब मुझे अल्फा बीटा गामा में से अगर मुझे अल्फा चाहिए तो आई कैन जस्ट c² + b² माइनस का a² डिवाइडेड बाई √8 हो गया, तो चाहो तो आप ऐसे ही लिख दो, ऐसे करके गामा आपका निकल गया। तो यही ऐसा ही कुछ था आपको जो निकालना था, प्रूव करना था। अब देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला हुआ। अरे नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ, उनका जो फॉर्मेट है मुझे याद आ गया, उन्होंने किस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या रखा इस चीज़ को। उन्होंने अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए नहीं कहा था असल में, उन्होंने कहा था कि अल्फा बीटा आर गिवन बाय दिस, जैसे 8α² इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कह रखा उन्होंने पीछे, क्योंकि क्वेश्चन भी यार मैं हाथ से ही लिखता हूँ ना, तो इसलिए याद है चीज़ें। 8γ² इज इक्वल टू a² + b² - c², और इसके बाद 8β² इज इक्वल टू a² + c² - b²। ये मेरे पास 3 चीज़ें आ गई, ये इस तरह की। उन्होंने यही कहा था कि अल्फा बीटा गामा अगर इंटरसेप्ट्स हैं तो वो इस तरह के कुछ होंगे, आप देखें कहीं यहीं कहीं पे ये कुछ इस तरह की, अल्फा है तो माइनस का a है, बीटा है तो माइनस का b है, गामा है तो माइनस का, यही तो हमने कहा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन कुछ नहीं था, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ p इज अ गिवन पॉइंट एंड pm, अच्छा क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ यार लग तो वैसे ही रहा शकल से, देख लेते हैं। चलो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा। p इज अ गिवन पॉइंट and PM and PN are perpendicular from P to the ZX and XY plane if OP makes angle, ये वो सो पता नहीं क्या क्या, फिर प्रूव करना है कुछ अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन की ना असल में शक्ल होती है कुछ क्वेश्चन की जो एग्जाम में, इसकी शक्ल बोल रही है कि मैं आऊँगा, शक्ल बोलती है एग्जाम की, इसकी शक्ल बोल रही है भैया मैं आऊँगा 10 या 15 में मैं आऊँगा, इसकी शक्ल में लिखा हुआ। अब मैं जब बोलता हूँ तो आता है फिर क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब इधर देखो, इफ़ P इज़ द गिवन पॉइंट PM एंड PN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द, तो ZX XY, तो मुझे लगता है रफ स्केच बनाना अच्छी बात नहीं है, फेयर स्केच बनाते हैं। रफ स्केच बनाना अच्छी बात नहीं नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि फंस जाओगे वरना, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि XY YZ स्पेशली प्लेन के नाम है, इनको तो हम जानते हैं ना बचपन से। तो देखो XY और एक प्लेन कौन सा है यार, ZX प्लेन यहाँ कहीं पे इस तरीके का, समझ में फील आना चाहिए कि नीचे फर्श भी हमने बिछा दिया, एक दीवार भी हमने लगा दी, छत अभी बाकी है और एक दीवार साइड की और बाकी है, 2-3 दीवारें और बाकी करने का मतलब है। अच्छा ये बोल रहे कि P एक कोई पॉइंट है, P इज ए गिवन पॉइंट, लेट से P इज ए गिवन पॉइंट। अब कुछ नामकरण कर दें इसका, कुछ नाम दे तो रखा इन्होंने, नाम इन्होंने नहीं दे रखा, तो मैं अल्फा बीटा गामा इन्होंने यूज़ कर दिया, तो मैं फिर कुछ ABC टाइप का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे, इफ P इज ए गिवन पॉइंट एंड PM एंड PN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू ZX प्लेन, ZX प्लेन पे एक PM परपेंडिकुलर है। आपको फील आना चाहिए तिरछी लाइन कहाँ जा रही है, तिरछी नहीं है, ये सीधी लाइन है जो दीवार पे जा रही है, जो PM पे परपेंडिकुलर है, ये फील होना चाहिए अपने को। और एक लाइन है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है X पे, इसको PM कह दिया उन्होंने, इसको PN कह दिया, गॉट इट। नाउ व्हाट दे सेइंग, इफ OP मेक्स एंगल थीटा, OP कहाँ है भैया, O मतलब उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ये OP,
OP. If OP makes angle theta, alpha, beta, gamma with the plane OMN. अब मुझे बताओ किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन चली जाती है, यूनिक होती है. एक पॉइंट से बहुत सारी आ सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाती है, यूनिक होती है. आपको पता है प्लेन के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत है जिससे हम कहें कि एक ही प्लेन जा सकता है? 3 पॉइंट. ऐसी स्फेयर के लिए 4 पॉइंट, जब आप आगे पढ़ोगे तो. प्लेन का आपने पढ़ा होगा कभी. तो 3 पॉइंट. अब ये कह रहा है कि भैया प्लेन OMN, जब ये कह रहा है प्लेन OMN यानी कि कह रहा है कि एक पॉइंट O है, एक पॉइंट M है और एक पॉइंट N है. इन तीनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना, मतलब ऐसा प्लेन जो इन तीनों से जाता है वो एक यूनिक प्लेन है, उसी प्लेन की बात कर रहा है. तो ऐसा करके मैं कुछ बना देता हूं. देख लो, मैथ्स पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है, जैसे राइटिंग ठीक हो जाती है, और दूसरा ना आर्ट अच्छी हो जाती है. ये मैंने फील किया. मेरी दोनों ही बेकार थी पहले. चलो ठीक है, अभी करते हैं. अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि अब जो कौन सा अच्छी है, ऐसा कह रहे वहाँ बैठ के यार? अच्छा, क्या बात है यार. देखो चलो, ये प्लेन आपको दिख रहा, ये जो नीचे वाला प्लेन बना हुआ, ये जो प्लेन बना हुआ, इस प्लेन को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ. ये ऐसा वाला प्लेन, ये प्लेन बना हुआ एक, ये मैंने आपको जो कुछ क्वेश्चन में बोला वो दिखा दिया. ठीक है, ये प्लेन बन गया एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स. ठीक है, ठीक है. अब कुल मिला के कहानी ने जो कहा वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ. ओपी एंड OMN नाम का जो प्लेन है वो, और इन्होंने चर्चा में ले रखा है OP एंड अल्फा बीटा गामा. कोऑर्डिनेट प्लेन में XY प्लेन ले लेते हैं, OP एंड YZ प्लेन ले लेते हैं, OP एंड ZX प्लेन ले लेते हैं. मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा कि इसके बीच का थीटा एंगल है, इसके बीच का अल्फा एंगल है, इसके बीच का बीटा एंगल है, इसके बीच का गामा. मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा. ये तीनों ऊपर नीचे कुछ भी हो जाएंगे चलेगा. वेयर O इज द ओरिजिन. अब वो बोल रहे हैं कि प्रूफ दिस थिंग, कि अल्फा बीटा गामा ये वो सो करके ऐसा. अच्छा पैटर्न लग रहा है कि cos स्क्वायर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में. क्या होता भी होगा ऐसे, खाली लिख दिया मैंने. देख लेते हैं. कुछ भी नहीं है. देखो इधर आ जाओ. ये जैसे O है, ये पॉइंट P है जिसको हमने ABC सपोज कर रखा. गॉट इट. ये कोई एक प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल पहले वाला प्लेन ही ले लेते हैं जिन्होंने, इन लोगों ने इसका नाम रख रखा OMN टाइप का नाम रखा हुआ. OMN प्लेन है. समझ में तो नहीं आया? अच्छा, आ गया. क्या आप बात कर रहे हैं. अब इन लोगों ने बोला कि भैया ये जो है ना, ये इस प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाता है. मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा क्वेश्चन में, अगर ये थीटा बनाता है, कितने लोग मान जाओगे आप यहाँ पे जितने हैं कि ये जो नॉर्मल जाएगा. नॉर्मल क्या? OMN प्लेन. अगर प्लेन है तो नॉर्मल तो होता होगा ना यार. हाँ नॉर्मल है. ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन जाएगा? 90 माइनस थीटा. अच्छा, क्यों निकाल रहा मैं नॉर्मल के साथ एंगल? क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल निकालूंगा तभी तो मैं कुछ हिसाब किताब लगा पाऊंगा, तभी तो मैं एंगल वाला निकाल पाऊंगा इनके बीच का. नहीं समझे? समझा देता हूँ. क्या आप मुझे इस नॉर्मल की वैल्यू बता सकते हो यार? कुछ आइडिया है क्या? हाँ है तो सही आइडिया, लेकिन अभी निकालते थोड़ा, क्योंकि मैंने सबसे जो काम वाली चीज़ें वो पहले ही निकाल दी. इसको मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इस पर, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, अभी दिखा दूंगा. अच्छा, यही काम एक बार ना सब पे करते हैं जो काम मैंने किया, क्योंकि OP है वही सेम OP है. इस बारी में प्लेन एक बार XY प्लेन लेता है, क्योंकि इनको देखोगे तो आपको ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा. क्योंकि अगर ये XY प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल होगा, क्या मुझे कहना चाहिए कि वो Z एक्सिस होगी? बिना कुछ सोचे समझे सीधे ये Z एक्सिस होगी नॉर्मल. कुछ कहने की जरूरत नहीं है. यूनिट वेक्टर क्या होगा? K कैप टाइप का. कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे कोई कहे कि ये जो OP है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, क्योंकि जब आपने पॉइंट ABC माना है और ये ओरिजिन सब जानते हैं, इतिहास भूगोल सब गवाह इस बात की कि 0 0 0 होता है, तो ये कितना होगा? A, B, C होगा, नहीं होगा इसके DRs OP के. इसके DR क्या होंगे यार? हाँ क्या होंगे DR इसके? 0 0 1 टाइप का. 0 0 1 टाइप का ही तो होता होगा इसका DR, क्योंकि Z एक्सिस है ना, ये XY तो 0 होते होंगे यहाँ पे. बस यही. तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है? अगेन फिर से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि XY के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस अल्फा. प्लीज समझ रहे हैं आप? तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा मतलब कितना है इस बारी में? इतना है. इज इक्वल टू दोनों के DR का डॉट प्रोडक्ट. कैसे करते हो? समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है. A इंटू 0. यार ऐसा तो नहीं आप बोल रहे हमें समझ नहीं आता. ये मैंने बताया डिटेल में. किसी को प्रॉब्लम होगी प्लीज एक बार नीचे कुछ लिख देना कमेंट सेक्शन वगैरह में. ठीक है, ये C1 मैं हेल्प करूंगा आपकी वैसे, लेकिन आना चाहिए वैसे आपको, लेकिन नहीं आता होगा तो बताना एक बार. हाँ, छुपाना मत इस चीज़ को. A² + B² + C². देखो 0 0 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा. कुल मिलाकर के ले दे के हमें समझ में आया कि यहाँ से साइन अल्फा निकला एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू C/√A² + B² + C². अगर आपका मन कर रहा, वैसे तो करता नहीं लोगों का, लेकिन क्या पता कर रहा है आपका मन, तो आप ना दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा C² दिस. और रेसिप्रोकल अगर मैंने ले लिया, देखो रेसिप्रोकल भी मैंने ले लिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे. छोड़ो, कर लेता हूँ प्रॉपर. sin² ये हो जाएगा A² + B² + C². ये हो गया.
इसको क्या मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूँगा तो साइन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और वो क्या हो जाएगा वो ही जाएगा। आप बोलोगे क्यों लिया रेसिप्रोकल, अरे भैया क्वेश्चन पढ़ के आया हूँ मैं, वहाँ कॉसेक कॉसेक का कुछ इस्तेमाल कर रहे थे वो, तो हम पीछे क्यों रहे फिर, ये हो गया। सेम फिनोमेना बाकी के साथ भी होगा, जैसे एक्स वाई के साथ हुआ वाई जेड के साथ होगा, फिर जेड एक्स के साथ होगा। मैं क्या उम्मीद कर लूँ आप कर लोगे बाकियों का, क्या मैं मान के चल लूँ यार कर लोगे आप, क्योंकि जब आप वाई जेड की बात कर रहे हो यहाँ पे खुद ही सोचो कि 0 0 1 की जगह क्या होगा 0 1 0, मतलब जब आप यहाँ पे वाई जेड प्लेन लोगे, जब आप वाई जेड प्लेन लोगे तो ये एक्स एक्सिस बनेगी ना, एक्स एक्सिस के लिए कितना होगा 1 0 0, ये तो ए बी सी रहेगा, तो उस बारी में a इंटू 1 b इंटू 0 c इंटू 0, तो यहाँ पे कुल मिला के जो c बच रहा था वो a बचेगा। यानी सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस है उसी का साथी बच रहा है यहाँ पर, ये मैं याद नहीं करवा रहा आपको, मैं ऐसी पैटर्न बता रहा हूँ। तो कुल मिला के ऊपर पे a बच जाएगा, नीचे कैलकुलेशन सबका सेम रहेगा। तो अगर आप पता नहीं समझ पाओगे नहीं पाओगे, वैसे तो मुझे उम्मीद है समझ जाओगे आप, तो इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे ना माय डियर, ये आपका होमवर्क है, हाँ ये आपका होमवर्क है, तो अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर की लिख रहा हूँ कॉसेक की लिखता हूँ, तो हम जब देख रहे हैं कि क्या हुआ तो आप आराम से समझ जाओगे कि कॉसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर जो था वो तो सेम टू सेम होगा सबके लिए, इसका मतलब क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें सिमेट्री नजर आ रही है, नीचे सी स्क्वायर हो रहा है और वो अल्फा के साथ था, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड ना, अल्फा के साथ है, मुझे करना पड़ेगा लग रहा है क्योंकि पैटर्न कुछ खा नहीं कर रहा है, पैटर्न काम कर रहा है, पैटर्न काम कर तो रहा है वैसे, एक सेकेंड प्लीज़ रुकना। अच्छा ये अल्फ़ा था, एक्स वाई के साथ मैंने क्या माना था, यही माना था क्या, ठीक है, मुझे लगता है मुझे करके देख लेना चाहिए यार एक बार, मुझे करके देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है एक बार करके देख लेता हूँ, करके देख लेता हूँ एक बार, खाली कन्फ्यूज़न हो जाएगा वरना। देखो इधर फटाफट से देख लो, लेकिन रफ में कर रहा हूँ, ये वाई जेड अगर मान लेते हैं तो वाई जेड के साथ मैंने कितना सपोज किया है एंगल, इधर देखिएगा, वाई जेड के साथ मैंने बीटा सपोज किया, तो वाई जेड के साथ अगर मैंने बीटा सपोज किया तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये वाई जेड है तो ये जरूर एक्स एक्सिस रही होगी, आप समझ रहे होंगे, और एक्स एक्सिस रही होगी तो ये 1 0 0 टाइप का रहा होगा, और ये 1 0 0 रहा होगा, ये तो ए बी सी टाइप का है, दोनों का प्रोडक्ट वगैरह होगा, ए 1 जार सिर्फ ए बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, नीचे सेम टू सेम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वगैरह, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस बीटा साइन बीटा हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जब कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पर होगा, आप समझ रहे होंगे मैंने क्या क्या कर दिया इतनी जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, जो एक्स्ट्रा टर्म इस बार आएगा वो ए स्क्वायर होगा, आप अगर समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि जैसे सी बचा यहाँ, यहाँ ए बचा हुआ, और फिर आप समझ जाओगे कि लास्ट वाला जो बचेगा वो कॉसेक स्क्वायर गामा होगा, और वो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ऑब्वियसली नीचे पे क्या बचेगा बी स्क्वायर। पैटर्न डायरेक्टली नहीं बन रहा, वो डिपेंड करता है किसने शुरुआत में कैसा ले लिया, अगर किसी ने शुरुआत में ही सही ले लिया तो उसके पैटर्न बन जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे मैंने करा, प्रॉपर कैलकुलेशन करो। क्यों हो रहा है ना ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है कैलकुलेशन में, इसका कारण ये है कि हमने ये मानते इसमें कोई फिक्स नहीं बता रखा कि अल्फा बीटा गामा किसके साथ है, इसका मतलब ये होगा कि किसी के भी साथ लोगे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, खास सेम टू सेम ही आएगा। लेकिन ये जो अभी हम मुझे ऊपर नीचे करने में फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ, उसका कारण ये है कि किसी के भी साथ एक्स वाई के साथ मैंने अल्फा लिया, क्या पता वो अभी कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंपेटेबल नहीं था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फिर भी जो आया वो आया। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें कॉसेक स्क्वायर ये तीनों के तीनों ऐड हुए हैं, अगर इफ आई एम एडिंग ऑल दोस थ्री तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर हो जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमने समझ लिया कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा मैं लिख चुका हूँ, उसके आगे लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड, तीनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन आएगा इनसाइड द ब्रैकेट, वी आर लेफ्ट विद ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप समझ रहे होंगे ऐड करने में, आगे पीछे कुछ भी लिख लो, ये हो गया। ये हमारा कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा को ऐड करके ये हमारा रिजल्ट आया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट मस्ट बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हिसाब किताब यहाँ पर रखा हुआ इस फिगर में से दिखेगा। अब इसको पीछे भी दिखा रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, मुझे कुछ नहीं निकालना, देखो पहले मैं आपके लिख लेता हूँ ये मैंने निकाला क्या, वरना आप भूल जाओगे। कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा, ये चीज़ मैंने निकाल दी है। अब मैं निकाल रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखते हैं वो कितना आता है। ठीक है, देखो वही सारा चक्कर कि OMN नाम का प्लेन है, इस बार क्या है ना, वैसा हिसाब किताब नहीं है XYZ टाइप का, अभी तक आसान पड़ जा रहा था ना, अब थोड़ा सा वो ऐसा काम नहीं है। जैसे P पॉइंट है ABC टाइप का है, ये तो वही है जो था, ये ओरिजिन है जैसा कि था। अब इस बारी में नॉर्मल है वो निकालना पड़ेगा, यहीं पे तो थोड़ा सा काम है, यही इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे, वरना अभी तक खास मुझे कुछ लगा नहीं था। अब इधर आ जाओ शुरुआत में, आप इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इस बात को, बहुत ध्यान से।
ये पॉइंट ए बी सी है ना, ये हवा में टाइप का पॉइंट है, ये नीचे फर्श है। आप खुद सोचो, जब ये पॉइंट का मैं नीचे देखूंगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? कितने लोग मान पा रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट ए बी जीरो होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जेड जीरो हो गया, एक्स इसका अभी भी उतना ही है, वाई इसका इतना ही, इतना, बस इसकी हाइट गिर गई, हाइट जीरो हो गई। आप समझ पा रहे हो क्या? अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो फिर ये एम का निकालना आपके लिए एक चैलेंज है। वैसे चैलेंज बड़ा वाला नहीं है, क्योंकि भले ही आपको एम अभी तिरछा विरछा कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन अगर आप एम ये ZX नाम के प्लेन से देखोगे ना, तो उसको भी वो ठीक वैसे ही नजर आ रहा है जैसे इस वाले प्लेन को नजर आ रहा था कि ऊपर से गिर रहा है मेरे ऊपर कुछ। वैसे ही इस वाले प्लेन में, ZX प्लेन में P से M पे गिर रहा है, कुछ परपेंडिकुलर गिर रहा है। और अगर आप थोड़ा समझ पा रहे होगे, जनरल कॉमन सेंस अगर हम लगा पा रहे होंगे, तो हम शायद समझ पाएंगे कि इसमें, क्योंकि ये ZX प्लेन है तो y जीरो होगा, यानी बाकी सारे कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे लेकिन सिर्फ y जीरो होगा। आप समझ पाने चाहिए कि A0C इसका होगा। समझ पाए क्या? समझ पाए कुछ? यानी कि 0 0 0 एक पॉइंट O ये है, M और N ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये पॉइंट है A0C। आप प्लीज़ समझे, मैंने आपको बताया कैसे करके, AB0 ये तीन पॉइंट है। अब एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है विच इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब मुझे एक बार सिंपल सा क्वेश्चन बताओ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन कितना होगा? क्या आप मानते हो कि वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0? आप बोलोगे क्यों वो डी कहाँ गया? मैंने बोला भैया इसलिए तो ये कहानी लिखी, क्योंकि खुद सोचो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन होती है किसी प्लेन की। अगर ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या? x जीरो रखो, y जीरो रखो, z जीरो रखो, सेटिस्फाई करेगा ना? तो डी कितना है? ऑब्वियसली 0, तो इसलिए डी लिखा ही नहीं मैंने। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आपको समझ में आ गया, ये होना चाहिए जो आपके सामने लिखा हुआ। नाउ इफ दिस पॉइंट m is basically m is passing through the मतलब अवर प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट m, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 0 0 नहीं है, वो A0C इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि A इंटू ए B0 हो जाएगा एंड C इंटू कैपिटल C। आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, अपने हिसाब से कर लेना। सिमिलरली n पॉइंट विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस, तो n भी इसको सेटिस्फाई करेगा, n A B 0 है, तो ये हो जाएगा A इंटू ए अगेन प्लस B इंटू बी अगेन, नाउ C विल बी 0, तो ये हो जाएगा। दो इक्वेशन आ गई। बोलो दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते? बहुत आसानी से। वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं क्या फटाफट से। देखो, एक तो हम उसी से कर सकते हैं जो हम क्लास 10th में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का मेथड। प्लीज एक बार इधर देखना, क्वेश्चन इजी है, बस वो मैं आपको समझा के चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो जो ये लिखी हुई ना चीज ए, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, बी का कुछ नहीं है ना तो चलेगा, कोई बात नहीं, सी आपने इसको लिख दिया। नीचे वाली क्या है? ए ठीक है, बी ठीक है, सी कुछ नहीं है ना तो लिख दो C 0, सॉल्व करने के पर्पज से। वैसे ही करो जैसे आप करते थे, ABC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का। अगर आपका मन है तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका ही बताता हूँ। कैसे करोगे? ये A इस B से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी A में लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, BC मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव कॉमन लो, ये करो काम। B का कॉलम वगैरह हटा दो, ये आप जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा आपसे इसके बारे में। A इंटू 0 0 हो गया, माइनस A इंटू सी AC हो गया। फाइनली C वाले का आप देखोगे कैसे होगा, A इंटू बी स्मॉल AB और 0 बस 0। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं से K टाइप का मान लूँ, तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ABC की वैल्यू कुछ इस तरह की आ गई है कि KBC नेगेटिव में आया भले ही, KBC, एक मिनट, ये सच में नेगेटिव है कि मैंने गलती से लिखा है? BC नेगेटिव है वैसे तो, बाकी नेगेटिव नहीं है तो कुछ, क्योंकि सिमेट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है ना। क्या ये सच में ऐसा ही होगा? एक बार जस्ट ट्राई करना चाहूँगा। हाँ होगा तो होगा, अब होना ही पड़ेगा फिर से। तो ए भी जब ये बोल रहा है कि मैं होऊंगा तो चलो मान लेते हैं ये है KBC, और उसके बाद नेगेटिव का है फिर ये उस हिसाब से, फिर ये हो गया KAC, ये पॉजिटिव का है, और वो फाइनली हो गया KAB। पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन चलेगा। कुल मिला के ABC की वाली पता क्यों ढूंढ रहे थे ABC? क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन में ABC डालोगे तो आंसर मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसमें आंसर डालूंगा, K सबसे कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, माइनस का BC इंटू एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का AC इंटू वाई हो जाएगा, और ये प्लस का AB इंटू जेड हो जाएगा, और मैंने K सबका निकाल के बाहर कर दिया। तो मेरे पास कुल मिला के इस तरह का आंसर आ रहा है। बस इसमें थोड़ा सा मुझे मज़ा सा नहीं आ रहा नेगेटिव का। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब इस नेगेटिव का हिसाब किताब देख लोगे अगर कुछ हो रहा होगा तो, कि मैं ही खुद देख लूँ? BC फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। चलो ठीक है। हुआ क्या पूरी कहानी में? पूरी कहानी में ये हुआ कि आपको प्लेन की इक्वेशन मिल गई, और अगर प्लेन की इक्वेशन मिल गई, क्या इस प्लेन की इक्वेशन को देख के हम नॉर्मल नहीं निकाल सकते? क्या मैं नहीं बोल सकता कि BC
ए सी और ए बी, इस टाइप का इसका नॉर्मल बन रहा है। ये नेगेटिव मुझे प्रॉब्लम दे रहा है यार, बन गया। और अगर ये मान लेते कि एक बार नेगेटिव होगा, वैसे क्या पता होगा ही, है ना। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये एंगल कितना होगा, क्योंकि वो थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, यानी कि देखिएगा ज़रा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो, यानी कि वो जो बना हुआ कॉस 90 माइनस इस बार थीटा ही है उसका नाम, और वो जो बने हुए हैं वो बी सी है एक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, एक सी ए है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, और एक ए बी है वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या बोला। मैं ये कर रहा हूँ, ये क्योंकि इसके डी आर्स क्या है, ए बी सी है ना, और उसके डी आर वो हैं, तो ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सी इससे, तो असल में क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरा ए बी सी ए बी सी ए बी सी बन रहा है तीनों बारी में, और ये वैसे मेरा नेगेटिव है, एक बार मैं ऐसे ही मान के चल लेता हूँ। और नीचे पे क्या होगा, स्क्वायर्स होंगे, जो डायरेक्शन रेशियो ए था उसके स्क्वायर्स तो ये हो जाएंगे, और जो दूसरे डायरेक्शन ये थे बी सी, तो उसका स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और उसका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है। वो डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर कर रहा हूँ, बार बार पीछे नहीं कर सकता मैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू ए बी सी कट गया एक तरह से, क्योंकि अब हमारा अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसा था। ऐसा करता हूँ लगे हाथ में ना साथ साथ स्क्वायर भी ले लेता हूँ, ताकि स्क्वायर भी ले लिया मैंने साथ साथ, और यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है पीछे कॉसेक स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बन रहा और साथ में इसके ये भी जा रहा है क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वो पूरा का पूरा नीचे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मेरा ये आया फिलहाल, देखते हैं क्या हुआ, क्या आना चाहिए था और क्या आया। असल में उन तीनों को जब हमने ऐड किया था तो उसके इक्वल आना चाहिए था, और तीनों को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा था ये, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ कॉमन वगैरह। मुझे लग रहा है चांस है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों चांस है, क्योंकि हाँ हो तो गया ये, देखो ना यार, अगर मैं उस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को सबसे डिवाइड करूँ तो क्या चांस बन पा रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं इन सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो आप समझ पा रहे होंगे शायद कि हो गया काम अब, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इस बारे में मेरा निकल के आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आया। अब इसके साथ सारा मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, जब ये जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा 1 ए स्क्वायर, और वैसे ही 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया प्रणव, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, शाबाश, वेल डन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यही आ रहा था ना, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड यार, शाबाश, अच्छा किया मैंने। इससे मुझे एक सबक मिला, पूछो क्या। इससे सबक मिला कि हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना, क्योंकि जब ये नहीं आ रहा था ना तो मुझे लगा कि पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है यार, क्योंकि आदत सी है ना अपनी कि पैटर्न बनना होगा कुछ। लेकिन फिर मुझे एक दिलासा कब मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट भी जरा इंपॉर्टेंट होते हैं, सुन लो। फिर मुझे दिलासा मिला जब ये कटे, मुझे फील सा आया कि ABC भी एक यूनिक टाइप का लग रहा है। हाँ देखो, एक बार मैं अटक गया था ना, कि फिर मैंने देखा भी, मैंने सोचा कि यार कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ना मेरे मन में एक तरह से था कि कुछ गलत है शायद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार अल्टीमेटली कर लेते हैं, कहाँ तक जा रहा है। इस तरह से कुछ करना पड़ता है एनालाइज। अब जब आप इस तरह की मिस्टेक यहाँ करते हो, आप एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे ऐसी मिस्टेक, चाह के भी, समझ रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ खास तो नहीं था, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि खास पॉइंट कहाँ पर है इसमें, खास वैसे कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ये